मेरे भाई और मुझे अचानक दो सिस्टम्स मिले, एक 100x एम्पलीफिकेशन के लिए और दूसरा 100x रिडक्शन के लिए। मेरे भाई ने मुस्कुराकर 100x रिडक्शन सिस्टम चुन लिया, इसलिए मेरे पास सिर्फ जो बचा था वही लेने का ऑप्शन था। अनएक्सपेक्टेडली 3 दिन बाद स्टॉर्म एपोकलिप्स आ गया। सब लोग अपने घरों में फंस गए और रिसोर्सेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गए। मैं एम्पलीफिकेशन सिस्टम पर डिपेंड होकर हमारे सारे कम सप्लाईज को बड़ा करता रहा और बहुत ही सिंपल तरीके से जीता रहा। आखिरकार मैंने अपने भाई के साथ मिलकर मुश्किलों को पार कर लिया, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टॉर्म खत्म होने के बाद वो मुझे एक ऊंची बिल्डिंग से धक्का दे देगा। अगर तुमने मुझसे एम्पलीफिकेशन सिस्टम नहीं लिया होता तो मैं उससे चीजें बड़ा करके अपनी बहन के फैमिली की मदद कर सकता था। भाई, तुम हर चीज में अच्छे हो, लेकिन तुम बहुत सेल्फिश हो। रीबर्थ के बाद मेरे भाई ने मुझसे पहले ही एम्पलीफिकेशन सिस्टम चुन लिया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो भी दोबारा जन्म ले चुका है। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने रिडक्शन सिस्टम का यूज करके 5 साल के लिए काफी खाना छोटा कर लिया और साथ ही मैंने खुद को भी छोटा कर लिया। बस इसी तरह मैं सबकी नजर से गायब हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं सिस्टम चूज करने वाले दिन पर वापस आ चुका था। प्लीज अपना सिस्टम चूज करो। एम्पलीफिकेशन सिस्टम लिंक्ड। अब एम्पलीफिकेशन सिस्टम मेरा है। मुझे आखिरकार समझ आ गया। मैं उसी दिन दोबारा जन्म ले चुका था जिस दिन मैं और मेरा भाई सिस्टम्स चूज कर रहे थे। अगर तुम्हें अपनी बहन लू इतनी पसंद है और तुम इस भाई से नफरत करते हो जिसने तुम्हारी जान बचाई, तो इस बार मैं तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं करूंगा। मैं रिडक्शन सिस्टम ले लूंगा। ठीक है, एम्पलीफिकेशन सिस्टम, क्या ये सच में एम्पलीफाई कर सकता है? मेरा भाई अपने नए सिस्टम के सामने बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और उसने अपने पास रखे कप को 100 गुना बड़ा कर दिया। छोटा सा कप तुरंत एक जायंट कप बन गया। ये असली एम्पलीफिकेशन सिस्टम है। सच में ये मेरा है। ये वही भाई है जिसे मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर प्रोटेक्ट किया था। मेरे पिछले जन्म में स्टॉर्म एपोकलिप्स अचानक आ गया था। सब लोग अपने घरों में फंस गए थे और सप्लाईज बहुत कम थी। मेरे घर में अभी भी कुछ इंस्टेंट नूडल्स और ब्रेड के बॉक्सेस बचे हुए थे। मैंने एम्पलीफिकेशन सिस्टम का यूज करके उन्हें बड़ा किया, जिससे हम मुश्किल से सर्वाइव कर पाए। 5 साल के स्टॉर्म के दौरान मेरे भाई की चाइल्डहुड लव लू याओ ने मदद मांगी। हम सामने वाले फ्लैट में रहते थे और मेरा भाई मुझे उसके फैमिली के लिए खाना एम्पलीफाई करने के लिए रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि एपोकलिप्स में इंसान का दिल कब बदल जाए पता नहीं होता। मेरी मदद के बिना लू याओ का परिवार ऑब्वियसली 5 साल तक सर्वाइव नहीं कर पाया और भूख से मर गया। मैं एपोकलिप्स से बच गया सिर्फ इसलिए कि मैं उस भाई के हाथों मर जाऊं जिसे बचाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की। कितनी आयरनी है भाई। अब एम्पलीफिकेशन सिस्टम मेरा है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? आखिर मैं जो चाहूं उसे बड़ा कर सकता हूं और तुम्हारे रिडक्शन सिस्टम का क्या फायदा? वो तो बस एक सिस्टम है। अगर तुम्हें पसंद है तो रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर कि मुझे एम्पलीफिकेशन सिस्टम ने कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा भाई आखिरकार सुकून से मुस्कुरा दिया। मुझे पता था कि इस बार वो जरूर सामने वाले फैमिली को बचाने जाएगा और जैसे ही किसी को इस सिस्टम के बारे में पता चलेगा, एपोकलिप्स में वो सेफ नहीं रहेगा। हर कोई इस सिस्टम को चाहेगा। मेरा भाई मानता था कि एम्पलीफिकेशन सिस्टम के साथ वो खाना बड़ा कर सकता है, इसलिए उसे आने वाले एपोकलिप्टिक स्टॉर्म की कोई चिंता नहीं थी। वो तो इसे लेकर एक्साइटेड भी था। वो चाहता था कि हीरो बनकर अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट लू याओ के परिवार को बचाए और उसे अपने प्यार में गिरा दे। मैं हमेशा सोचता था कि उसे बस लू याओ पर क्रश है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो इतना बड़ा होपलेस रोमांटिक है। भाई, मुझे बताओ, अगर मैं लू याओ के फैमिली को बचाऊं, क्या वो मुझसे प्यार करेगी? वो नहीं करेगी। इम्पॉसिबल। सिस्टर लू मुझे जरूर पसंद करेगी। भाई सच बताओ, तुम्हें सिस्टर लू पसंद है, लेकिन तुम उससे 2 साल बड़े हो। सपना भी मत देखना। मैंने अपने भाई की बातों को इग्नोर कर दिया। बस अपना सर झुकाकर ऑनलाइन वो चीजें खरीदने लगा जो मुझे चाहिए थी। मैं पहले ही एक बार अपने भाई के हाथों मर चुका हूं और मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। हे भाई, क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे बचे हैं? मुझे कुछ 1000 उधार दे दो। मैं कुछ खाना खरीदना चाहता हूँ। खाना मेरे पास नहीं है। मैंने अभी एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है। मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। तुमने रेफ्रिजरेटर क्यों खरीदा? क्या मैं नया रेफ्रिजरेटर नहीं ले सकता? तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे क्यूरियोसिटी थी। हे भाई, मुझे याद है तुम्हारे रूम में अभी भी कुछ खाना था। नहीं, मैंने वो सब कॉलोनी के अकेला रहने वाले बुजुर्ग लोगों को दे दिया। वैसे भी उनकी जिंदगी आसान नहीं है। तुम गुस्सा नहीं होगे ना? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस नए जन्म में मेरा भाई ना सिर्फ वो एम्पलीफिकेशन सिस्टम ले लेगा जो वो चाहता था, बल्कि मेरी आखिरी सप्लाईज भी दे देगा। साफ साफ ये मुझे मौत की तरफ ढकेलने के लिए था। अगर मैं बिना सिस्टम के दोबारा जन्म नहीं लेता तो मैं इस एपोकलिप्टिक स्टॉर्म में सर्वाइव नहीं कर पाता। मेरे भाई को इतना खुशी से मुस्कुराते हुए देखकर मेरे अंदर उसके लिए नफरत और बढ़ गई। मुझे लगता था कि मैंने अपने भाई के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया है। हमारे पेरेंट्स तब मर गए थे जब हम छोटे थे और बड़े भाई होने के नाते मैंने बाप की जिम्मेदारी उठाई। मैंने स्कूल जल्दी छोड़ दिया ताकि वो पढ़ सके। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था और मैंने कभी उसे डांटा नहीं। उसका अलाउंस हमेशा उसके दोस्तों से ज्यादा होता था। मैंने वो सारा पैसा खुद को थकाकर कमाया था। बाद में मेरा भाई कॉलेज में नहीं जा पाया, जबकि मैंने अपनी मेहनत से शहर में एक अपार्टमेंट खरीद लिया। इसीलिए मैंने उसे अपने साथ रहने के लिए ले आया। लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट लू याओ सामने वाले फ्लैट में रहेगी। बचपन में वो अक्सर साथ खेलते थे। फिर लू याओ के घर को एक्वायर कर लिया गया। उन्हें बड़ा कॉम्पनसेशन मिला और वो गाँव छोड़कर चले गए। लेकिन जैसे ही मेरे भाई ने खूबसूरत लू याओ को देखा, वो तुरंत उससे प्यार कर बैठा और उसे लगातार परस्यू करने लगा। इवन एपोकलिप्टिक स्टॉर्म के दौरान भी जब मैंने उसके फैमिली की मदद करने से मना कर दिया, उसने मेरी एब्सेंस का फायदा उठाकर चुपके से हमारे सप्लाईज उनके साथ शेयर किए। उस वजह से मुझे मजबूरन अपना रूम लॉक करना पड़ा।
पड़ा ताकि वो और चोरी न कर सके। पता चला कि मेरे भाई की नजरों में मेरी वैल्यू उस औरत से भी कम थी जिसे उस पर कोई एहसान नहीं था। मैं उससे पूरी तरह डिसअपॉइंट हो गया। मैं थोड़ा थक गया, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना। मुड़कर मैं अपने रूम में छुप गया और अपने लिए एक शेल्टर प्लान करना शुरू कर दिया। मैंने एक विंड जनरेटर भी खरीदा ताकि स्टॉर्म के दौरान मेरे पास कांस्टेंट पावर सोर्स हो। मैंने पहले ही सब जरूरी चीजें प्रिपेयर कर ली थी, अब मुझे बस चुपचाप वेट करना था। बचे हुए वक्त में मेरा भाई ये मानकर कि उसके पास एम्प्लीफिकेशन सिस्टम है बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा था। उसने अपने पैसे से लगभग 100 युआन का खाना खरीदा और उसे अपने रूम में लॉक कर दिया, जैसे उसे डर हो कि मैं चुरा लूंगा। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस अपार्टमेंट को पूरी तरह छोड़ दूंगा जो मैंने खरीदा था। अगर मैं यहाँ छुपा रहता तो बहुत मुमकिन था कि मुझे ढूंढ लिया जाता। इसीलिए मैंने अपनी नजर एक और जगह पर लगाई, मेरे बेडरूम की एक फॉल्स वॉल पर। ये एक छोटा रूम था जो मैंने रीमॉडलिंग के दौरान स्पेशली बनवाया था। मैंने कभी अपने भाई को इस जगह के बारे में नहीं बताया। ये रूम बड़ा नहीं था, लगभग एक छोटे बाथरूम के साइज का था, लेकिन मेरे लिए छोटा होने के बाद ये एक सेफ जगह थी। इस रूम का स्विच मेरे फोन के एक डिवाइस से ऑपरेट होता था, इसीलिए मुझे अपने भाई के इसे डिस्कवर करने का डर नहीं था। इवन अगर वो देख भी लेता तो वो इसे खोल नहीं सकता था। इसके अलावा मैं 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर एक खाली जगह पर गया सिस्टम यूज करने के लिए और मिट्टी के एक ढेर को छोटा कर दिया ताकि जब वक्त आए मैं इसे सीड्स के साथ यूज करके सब्जी उगा सकूं और सेल्फ सफिशिएंट बन जाऊं। मैंने कुछ पेड़ भी छोटे करके अपने साथ रख लिए। पल भर में मैंने जो सारा खाना और सप्लाईज ऑर्डर की थी वो आ गई। उस वक्त स्टॉर्म के आने में सिर्फ एक दिन बचा था। मैंने डिलीवरी एड्रेस उस गांव वाले घर पर सेट किया जहां मैं पहले रहता था। वो गांव काफी समय से छोड़ा हुआ था, वहां लगभग कोई नहीं रहता था। घर में फर्नीचर, अप्लायंसेस, खाना और हर तरह की चीजें भरी हुई थी। इस बात का फायदा उठाकर कि वहां कोई नहीं था, मैंने सिस्टम का यूज करके सब कुछ छोटा कर दिया और एक बॉक्स में रख दिया जो मैंने प्रिपेयर किया था। आखिर में मैंने थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन मैंने घर को भी छोटा करके अपने साथ ले लिया। हालांकि वो थोड़ा पुराना था, लेकिन थोड़ी रीमॉडलिंग के साथ रहने लायक था। अंधेरी रात का फायदा उठाकर मैं गाड़ी चलाकर वापस घर आया और सब कुछ सीक्रेट रूम में रख दिया। मेरा भाई पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्साइटेड था, ये मानकर कि वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड है, इसलिए उसने मेरी मूवमेंट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सीक्रेट रूम के अंदर मैंने पहले ही सब कुछ अरेंज कर लिया था। एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम अच्छा था, मुझे कई सालों तक ऑक्सीजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ 5 बॉटल्स मिनरल वाटर की भी थी। मैंने उन्हें छोटा नहीं किया, बल्कि एक छोटे टब में डाल दिया जो मेरा वाटर सोर्स बनेगा। अंदर मैंने इलेक्ट्रिक लाइट्स भी इंस्टॉल की थी और मैं उन्हें अपने फोन से कंट्रोल कर सकता था। एक रात की केयरफुल डेकोरेशन के बाद सीक्रेट रूम पूरी तरह एक छोटी फार्म में बदल गया था। छोटे चिक्स की लगभग ना सुनाई देने वाली आवाज सुनाई देती थी जब वो घास में कीड़े चुग रहे थे। फार्म के बाहर मेरा छोटा घर था जिसमें हर तरह के अप्लायंसेस थे। अब मैं आखिरकार आराम से स्टॉर्म का वेट कर सकता था। आखिरी दोपहर में मेरा भाई फिर से लुयाओ के घर चला गया। उसका परिवार उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे उनकी राय की परवाह नहीं थी। वो जिद करके सामने वाले कमरे में लुयाओ के रूम में घुस गया। ये लड़का बेशर्म है, ये अब बड़ा हो गया है और रोज मेरी बेटी के कमरे में चला जाता है। इसे जरा सी भी शर्म नहीं है। मुझे लगता है इसे तुम्हारी बेटी पसंद है मॉम। तुम्हारे पास तो प्रैक्टिकली एक दामाद मिल गया है। मुझे पता है वो कॉलेज में भी नहीं जा पाया, वो 20 साल से ज्यादा का है और उसके पास कोई ठीक जॉब भी नहीं है। पूरा दिन अपने भाई पर डिपेंड रहता है। उसकी उस निकम्मे वाली शक्ल के साथ वो सपने में मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। मेरी बेटी लंबी है, खूबसूरत है और उसके पास जॉब है। वो उसके लेवल का नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, जैसे मैंने सुना ही नहीं। स्टॉर्म आने में 1 घंटा बाकी था। मैंने अपने भाई को कॉल किया, कंपनी में कुछ काम आ गया है, वो आज रात ओवर टाइम करेगा और वापस नहीं आएगा, ठीक है? तो वो आज रात अकेला होगा। मुझे पता था वो मुझे केयरफुल रहने के लिए भी नहीं कहेगा। वैसे भी मेरा कॉल सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि उसे लगे कि मैं घर छोड़कर चला गया हूँ। आखिरकार मैंने अपने फोन से बेडरूम का सीक्रेट रूम ओपन किया। मैंने खुद को छोटा किया और अंदर चला गया। दरवाजा बंद कर दिया। एक बार फिर मैंने रिडक्शन सिस्टम का यूज किया, सिर्फ इस बार किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं बल्कि खुद पर। मुझे एक बहुत तेज चक्कर जैसा फील हुआ और फिर मैं पूरी तरह छोटा हो गया। जो रूम पहले छोटा लगता था अब वो काफी बड़ा लग रहा था। मैंने खुद को छोटा करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में मैंने देखा था कि सिस्टम से बढ़ाई गई चीजें स्टॉर्म खत्म होते ही अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि रिडक्शन सिस्टम के साथ भी ऐसा ही होगा। स्टॉर्म के बाद सिस्टम का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और सब कुछ अपने ओरिजिनल साइज में लौट आएगा। जमीन, प्लांट्स, चिक्स और घर को देखकर मेरा दिल बहुत भर गया। अब मुझे स्टॉर्म की कोई चिंता नहीं थी। भाई की एब्सेंस का फायदा उठाकर मैंने घर के अंदर और बाहर हॉलवे में हिडन कैमरास इंस्टॉल कर दिए। इस तरह मैं अपने फोन से घर के अंदर और बाहर की हर मूवमेंट वीडियो में देख सकता था, सिर्फ सेफ्टी के लिए। मैंने एक कैमरा लुयाओ के डोर के बाहर भी लगा दिया। ये कैमरास बहुत हाई क्वालिटी के थे, इमेज बिल्कुल क्लियर थी और सबसे हल्की आवाज भी क्लियरली सुनाई देती थी। जब मैं खत्म कर चुका मैंने फोन रख दिया, एक कुदाल उठाई और खेतों में काम करने चला गया। हल चलाने के बाद मैंने सीड्स बगाए, फिर मैंने फर्टिलाइजर डाला और थोड़ा पानी दिया। छोटे चिक्स का एक झुंड मेरे आसपास आ गया, मेरे पैरों को चुगने लगा। मैंने उन्हें हाथ से हटा दिया। मैंने चिकन फीड का बैग खोला और उन्हें खाना दिया। अपने फोन के थ्रू मुझे पता चला कि स्टॉर्म शुरू हो चुका है, लेकिन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि ये बारिश रुकने वाली नहीं है। बहुत लोग सोशल मीडिया पर कंप्लेन कर रहे थे कि इतनी बारिश हो रही है और वो काम पर नहीं जा पा रहे। अब मैं दुनिया से अलग हो चुका था। मेरा बाहर की दुनिया से सिर्फ ये फोन ही कनेक्शन, मेरे कंप्यूटर और टैबलेट के अलावा। कुछ दिन बीत गए, स्टॉर्म रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इसने बड़े ट्रैफिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए थे। मेरे गायब होने को लेकर मेरा भाई बिल्कुल भी हैरान नहीं था। शायद उसे लगा मैं फ्लड में मर गया। इन दिनों मैं अपने छोटे फार्म में वक्त बिता रहा था, हल चला रहा, सब्जी उगाना, चिकन्स को खिलाना। मेरी बस एक ही टेंशन थी कि चिक्स मेरे लगाए हुए स्प्राउट्स को खा रहे थे। अपने फ्री टाइम में मैंने
कैमरा ऑन किया और देखा कि मेरा भाई फिर से लू याओ को मेरे घर ले आया है। वो दोनों लिविंग रूम में बैठे। सिस्टर, क्या तुम्हारे घर में अभी भी खाना है? ज्यादा नहीं है, अगर मुझे पता होता तो मैं और स्टोर कर लेता। अब तो फर्स्ट फ्लोर भी फ्लड होने वाला है, मैं बाहर नहीं जा सकती। यांग यांग, क्या तुम्हारे घर में खाना है? क्या तुम थोड़ा शेयर कर सकते हो? मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई अभी भी मेरे घर पर। इतना सा खाना सबके लिए काफी नहीं है। मेरे पास एम्प्लीफिकेशन सिस्टम है, मैं खाने को 100 गुना बड़ा कर सकता हूँ। इम्पॉसिबल, क्या ऐसी चीज सच में एग्जिस्ट करती है? ऑफ कोर्स करती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये देखो। यांग यांग, तुम यहाँ हो, ये बहुत अच्छा है, तो प्लीज मेरे घर का सारा खाना बड़ा कर दो। ऑफ कोर्स सिस्टर लू, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बताओ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सिस्टर लू। अगर मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को बचा लूं, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम इतने टाइम से क्लोज हैं, तुम जानते हो हम चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली अब मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। जब स्टॉर्म खत्म होगा वो तुमसे शादी करेगा। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे पता था सिस्टर लू भी मुझे पसंद करती है। मेरे भाई ने कहा था तुम मुझे पसंद नहीं करो। मुझे लगता है वो बस जेलस है। और तुम्हारा भाई कहाँ है? उसने कहा वो ओवर टाइम काम करने गया है। इतनी देर से स्टॉर्म चल रहा है, शायद वो ऑलरेडी डूब चुका होगा। नहीं, लू याओ के चेहरे पर एक पल के लिए बुरी नीयत चमकी और फिर उसने मेरे भाई को मनाकर उसके रूम से सारी सप्लाईज निकालने को कहा। मैं कैमरे को देख रहा था और मेरे दिल में इमोशंस का तूफान चल रहा था। मेरे पास ऐसा बेवकूफ भाई कैसे हो सकता है? और सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, बल्कि इतना जालिम भी, जैसे वो चाहता हो कि मैं उसका बड़ा भाई मर जाऊं। लेकिन इस सब का मुझसे क्या लेना देना? वैसे भी मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ, कोई मुझे ढूंढ नहीं सकता। मुझे बस अपनी छोटी सी जिंदगी शांति से जीनी है बस। मैं घर वापस आया, खुद के लिए स्ट्यू बनाया, रेफ्रिजरेटर से एक सोडा निकाला और खुशी खुशी अपना डिनर एंजॉय करने लगा। जो मन चाहे खा रहा था और पी रहा था। मैंने खाने की एक फोटो भी और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी कैप्शन के साथ, बाहर तेज बारिश हो रही है लेकिन घर पर स्ट्यू खाना सच में एक अलग ही मजा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा भाई तुरंत मेरी पोस्ट पर कमेंट करेगा, ब्रो तू कहाँ है? जैसे कमेंट काफी नहीं था, मेरे भाई ने मुझे वी चैट पर कई मैसेजेस भेजे। ब्रो इतनी तेज बारिश में तू ठीक है ना? तू कहाँ है? और तू स्ट्यू खा रहा है? मुझे भी चाहिए। क्या तू बता सकता है तू कहाँ है? बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरे लिए कुछ खाना ले आ। मैंने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ जो सोडा मैं पी रहा था उसकी फोटो ली और उसे भेज दी टेक्स्ट के साथ। सोडा बहुत टेस्टी है और स्ट्यू भी गर्म और स्वादिष्ट है। मेरा भाई तुरंत मुझे फोन करने लगा, ब्रो तू स्ट्यू कैसे खा रहा है? क्या तू मेरे लिए थोड़ा ला सकता है? मैं कई दिन से सिर्फ ब्रेड खा रहा हूँ, मैं अभी भी ऑफिस में हूँ, ये स्ट्यू कंपनी की तरफ से ट्रीट है। हाँ, बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं वापस नहीं आ सकता, घर पर कुछ ढूंढ कर खा ले। नहीं ब्रो, घर की ब्रेड बहुत बेकार, मुझे भी स्ट्यू चाहिए। वो और कुछ बोलना चाहता था लेकिन मैंने उसका फोन काट। मैंने सिक्योरिटी कैमरा ओपन किया और वाकई मैंने अपने भाई को देखा फोन पर गुस्से में। अब उसके चेहरे पर पहले वाली सीधी सी शक्ल नहीं थी। इतने सालों तक अच्छा लड़का बनकर रहना उसके लिए थका देने वाला रहा होगा। बिना और सोचे मैंने अपना टैबलेट ऑन किया और शोज देखने लगा। मैंने 100 नॉवेल्स, एनिमेज और ड्रामा सेव करके रखे थे। इन बोरिंग दिनों में टाइम पास करने के लिए काफी थे। पेट भरकर खा पी के मैं बेड पर लेट गया और रेस्ट करने लगा। मैंने अपना फोन उठाया, सर्वेलेंस ऐप ओपन की और लू याओ के घर के बाहर वाले कैमरा पर स्विच किया जहां यांग यांग। कमाल है, इस तरह हमारे फैमिली को अब खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हमें सच में एक खजाना मिल गया। लगता है उनके फैमिली को पहले से पता था कि मेरे भाई के पास एम्प्लीफिकेशन सिस्टम। आंटी, आप मुझे ज्यादा तारीफ कर रही हैं। इस सिस्टम का यूज करके आपके फैमिली को बचाना भी मेरी इच्छा है। वैसे तो फिर फैमिली बन जाओ। माहौल अचानक शांत हो गया और लू याओ के पेरेंट्स ने उसे फिर से प्रेस किया। बिल्कुल, अगर यांग यांग नहीं होता तो हमें इतना खाना कैसे मिलता? तुम्हारे साथ रहना उसकी किस्मत है। मैं तो पहले से कह रहा था ये लड़का कितना प्यारा लगता है। मेरा भाई उनकी तारीफ से चक्कर खाकर अपना होश खो चुका था। मैंने ठंडी हंसी निकाली और कैमरा बंद कर दिया। मुझे अच्छी तरह पता है कि लू याओ का फैमिली कैसा है। उस साल जब उन्हें कॉम्पनसेशन का पैसा मिला था तभी से वो सबको नीचा दिखाने लगे थे। अपने सब रिश्तेदारों और दोस्तों से दूर हो गए थे और उन्हें इंसल्ट करते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि लोग उनके पास पैसों के लिए आ रहे हैं। शहर में कई लोग कहते थे कि उनका दिमाग खराब हो गया है, वो तो गांव के मुखिया को एक गिलास पानी तक नहीं देते। ऐसे लोग मेरे भाई के साथ कैसे सच्चा बर्ताव कर सकते हैं? और वो लू याओ, बचपन से ही मैंने उसे एरोगेंट देखा है। उसने कई बार मेरे भाई की बुराई की थी। अंदर से वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी, लेकिन मैं उनके मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता था। आखिर मैं अब 100 गुना छोटा हो चुका था। थोड़ी देर बाद मेरे भाई का फोन आया। ब्रो, मेरे पास एक गुड न्यूज है, मैं और लू याओ अब साथ हैं। तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे? चिक्स थोड़े बड़े हो गए थे लेकिन वो अभी भी लगातार आवाज कर रहे थे और खाने के लिए लड़ रहे थे। ब्रो, तेरे साइड से मुर्गे की आवाज क्यों आ रही? क्यों? मैं उन्हें इस बारिश में खिला रहा हूँ, तुम्हें मुर्गे कहाँ से मिले? मैंने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। जो मीट मैंने पहले खरीदा था वो फ्रीजर में इतना था कि काफी टाइम तक चल सकता। ब्रो, तू सच में कहाँ है? क्यों? तू कहाँ है? तू स्ट्यू भी खा रहा है और मुर्गे भी पाल रहा है। क्या तू स्टॉर्म से अफेक्टेड नहीं हुआ? नहीं, तू स्टॉर्म से अफेक्टेड नहीं हुआ तो जल्दी बता तू कहाँ है। मैं लू याओ और उसके फैमिली को ले आऊंगा। वैसे भी हम फैमिली बनने वाले हैं, खुद ढूंढ ले मुझे। अगर ढूंढ लिया तो आ जाना। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम नहीं चाहते कि हम आए? मैं उसका बड़ा भाई जो बचपन से ही उसे हर चीज देता आया हूँ जो उसने मांगी है, पहली बार उससे इतने सार्कास्टिक टोन में बात कर रहा था। मैंने एक चिक को पेड़ से साइड किया और खेत से घर की तरफ चल दिया। मेरे रेफ्रिजरेटर में बहुत सारा प्री कुक्ड फूड था जिसमें पिज्जा, बंस, स्टीम्ड ब्रेड और डंपलिंग शामिल थे। मैंने इलेक्ट्रिक फैन चालू किया और माइक्रोवेव से बेक्ड पिज्जा बाहर निकाला। गरम किया हुआ पिज्जा सुनहरा लग रहा था, देखने में टेस्टी और सॉफ्ट था। मैंने उसकी फोटो ली और अपने भाई को भेज दी। ब्रो, तेरे पास पिज्जा भी है? तुझे पता है मेरी लाइफ कितनी बुरी हो गई है अब? अभी आ और मुझे ले जा। तू सेल्फिश इंसान। पिछली लाइफ में जब तूने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था तब कौन सेल्फिश था? पिज्जा खा रहा हूँ। इस पिज्जा की स्मेल कमाल की है, चीज कितना स्ट्रेच हो रहा है और सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन चाहे तू कितना भी अच्छा रह रहा हो, तेरा खाना लिमिटेड है। तेरे मिनिचराइजेशन सिस्टम का क्या फायदा? मेरा एम्प्लीफिकेशन सिस्टम तेरे खाने को
बड़ा कर सकता है, फिर हम सालों तक बिना प्रॉब्लम के खा सकते हैं। बस मुझे बता दे तू कहाँ है, मैं तुझे ढूंढने आ रहा हूँ। अगर मुझे ढूंढ लिया तो आ जाना। सिक्योरिटी कैमरा पर अपने भाई को बेबस गुस्से में देखते हुए जो मेरे रूम की सब चीजें तोड़ रहा था। थोड़ी देर बाद ये खबर फैल गई कि मेरे भाई के पास एम्पलीफिकेशन सिस्टम। पूरी नेबरहुड में ये बात फैल गई। किसने फैलाई ये कहने की जरूरत नहीं। मेरे भाई के रूम के दरवाजे पर बार बार नॉक होने लगा। सब लोग अपने पास बचा कुचा खाना लेकर आए, उम्मीद में कि वो उनकी मदद करे उसे बड़ा करने में। मेरा भाई पहले थोड़ा नर्वस था। उसने सोचा भी कि वो प्रिटेंड करे कि उसके पास कोई सिस्टम नहीं है ताकि बच सके। लेकिन सामने वाले घर से लू याओ का परिवार तुरंत बाहर आ गया। अरे अरे अरे, जैंग हमारे परिवार का होने वाला दामाद। अगर तुम सिस्टम यूज करना चाहते हो तो हर बार जब जैंग यूज करेगा तो मैं हमारी परमिशन लेनी होगी। सिस्टम बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, तुम्हें पैसे देने होंगे। पहले जैंग थोड़ा गुस्सा हुआ था कि लू याओ के पेरेंट्स ने उसके सिस्टम के बारे में दूसरों को बता दिया, लेकिन ये सुनते ही वो तुरंत खुश हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैंग मेरा बॉयफ्रेंड है, अगर तुम उसे काम करने को कहोगे तो पैसे देने होंगे। ठीक है। लू याओ का परिवार मेरे भाई पर डिपेंड होकर एक बिजनेस शुरू कर। जो भी एम्पलीफिकेशन सिस्टम यूज करना चाहता था उसे लू याओ को 2000 युआन देने पड़ते थे। 2000 युआन सस्ता नहीं था, लेकिन इस रेन अपोकलिप्स में सबके पास रिसोर्सेज कम थे और पैसे से खाना नहीं मिल रहा था। ये एक विन विन बिजनेस लग रहा था। लेकिन सिक्योरिटी कैमरा के थ्रू मुझे समझ आया कि जो लोग मेरे भाई के पास सिस्टम यूज करने आ रहे थे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। इसका मतलब था कि वो भी ये मान रहे थे कि जब तक मेरे भाई के पास एम्पलीफिकेशन सिस्टम है वो कभी भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात इग्नोर कर, सिस्टम खाने को बड़ा कर सकता है, लेकिन कंडीशन यही थी कि तुम्हारे पास पहले से खाना होना चाहिए। सिस्टम एक ही ऑब्जेक्ट पर सिर्फ एक बार यूज हो सकता था। ऐसा नहीं हो सकता था कि आधा खा लो आधा बचा लो और फिर सिस्टम से उसे दोबारा बड़ा करके इन्फिनाइट खाना बना लो। पूरी नेबरहुड में 3 साल बीत गए। मेरे भाई के एम्पलीफिकेशन सिस्टम की वजह से कोई भी भूख से नहीं मरा, इसलिए सब लोग केयरलेस हो गए और बिना सोचे समझे जीने लगे। और तीसरे साल के एंड में क्राइसिस फाइनली आ गई। सबके घर का खाना खत्म हो चुका था और मेरे भाई के सिस्टम से बड़ा करने के बाद भी वो काफी नहीं था। रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हो गए थे और एम्पलीफिकेशन सिस्टम का कोई खास फायदा नहीं रहा। इसीलिए पूरी नेबरहुड में केओस बढ़ने लगा। हर जगह सप्लाईज के लिए लड़ाई और झगड़े होने लगे। मेरा भाई काफी पहले ही लू याओ के घर शिफ्ट हो चुका था और उनके परिवार का एक हिस्सा बन गया। सर्वेलेंस के थ्रू मुझे पता था कि लू याओ का परिवार भी समझ चुका था कि अब कम लोग मेरे भाई के पास सिस्टम यूज करने आ रहे हैं और बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहा। लेकिन मेरा भाई अभी भी उनके घर में रह रहा था, जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने उसे निकालने के लिए एक बहाना ढूंढने का प्लान बनाया। इसलिए लू याओ ने मुड़कर मेरे भाई से ब्रेकअप करने को कहा। मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती, चलो ब्रेकअप करते हैं। मेरा भाई टूटकर रो पड़ा। उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन पूरे परिवार ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस बारिश वाले अपोकलिप्स में किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि मेरा भाई किससे प्यार करता है। सब सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहे। मेरा भाई सिर्फ उनके दरवाजे के सामने रो सकता था और चिल्लाता रहा। एक दिन और एक रात के बाद वो थक कर मेरे घर वापस आया, लेकिन तब तक घर को लू याओ के परिवार ने खाली कर दिया था। मेरा भाई जो भी खाना स्टोर करके रखा था सब उनके घर ले जाया जा चुका था। अब ये घर सिर्फ एक खाली शेल रह गया था। हालांकि मेरा भाई उनके दरवाजे पर झगड़ा करने गया, लेकिन उसे सिर्फ गालियां ही मिली। उनसे खाना वापस लेना इम्पॉसिबल था। मेरा भाई आखिरकार घबराने लगा और उस वक्त मैं क्या कर रहा था, मैं अपनी छोटी सी फार्म पर शांति से अपनी जिंदगी जी रहा था। अगर मुझे भूख लगती तो मैं सब्जी और मीट तोड़कर फ्राई कर लेता। अगर कुकिंग का मन नहीं होता तो मैं रेफ्रिजरेटर से प्री कुक्ड फूड निकाल लेता, उसे गर्म करता और बस अपने फ्री टाइम में मैं अपने लिए ड्रिंक भी बना लेता। हर दिन उठते ही सबसे पहले मैं चिकन्स को खिलाता, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाता था और फिर फार्म पर जाकर सब ऑब्जर्व करता था। मैंने बहुत बड़ा एरिया वेजिटेबल्स के लिए लगाया था, पोटैटोज, बैंगन, टमाटर, मक्का और भी बहुत कुछ। अगर दोपहर में नींद आती तो मैं नैप ले लेता और जब उठता तो शोज और एनिमे देखता और जो मन चाहे खा लेता। सिर्फ एक थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि यहाँ इंसेक्ट्स नहीं थे, इसलिए मुझे हर वेजिटेबल प्लांट को हाथ से पॉलिनेट करना पड़ता था। लेकिन ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। 3 साल तक मेरी कोई खबर न मिलने के बाद मेरे भाई का फोन धीरे से बजा। शायद उसे लगा मैं मर चुका हूँ, लेकिन उसे हैरानी हुई जब मैंने कॉल उठा ली। ब्रो तू जिंदा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा स्टॉर्म ने तुझे मार दिया। मैं एक खीरा काट कर खा रहा था और अपने टैबलेट पर मूवी देख रहा था। मेरे चबाने की आवाज बहुत क्रंची आ रही थी। तू मुझे क्यों कॉल कर रहा है? ब्रो तुझे नहीं पता लू याओ के परिवार ने मेरे साथ क्या किया। उन्होंने मेरे एम्पलीफिकेशन सिस्टम का यूज करके पैसे कमाए। अब जब कोई मुझे सिस्टम यूज करने के लिए नहीं ढूंढ रहा, उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। लू याओ ने क्लियरली कहा था कि वो मुझसे शादी करेगी और अब वो ब्रेकअप करना चाहती है। उसका पूरा परिवार अपॉर्चुनिस्ट है। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह हर्ट किया। अब मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। समझ गया। ब्रो क्या तू मुझे लेने आ सकता है? अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो मैं सच में भूख से मर जाऊंगा। तू अपने इकलौते भाई को भूख से मरते हुए नहीं देखना चाहता, राइट? भाई ये पॉसिबल नहीं है। ब्रो तू मेरी परवाह क्यों नहीं कर रहा? पहले वाला तू ऐसा नहीं था। क्या तू भी रीइंकारनेट हुआ है? हाँ तो क्या? अगर तू भी रीइंकारनेट हुआ है तो मुझे बता। तुझे जरूर पता होगा लू याओ और उसके परिवार कैसे। तू इतना सेल्फिश क्यों? मैंने और कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड की और उसे भेज। वीडियो में मेरी सब्जियां घनी और हेल्दी उग रही थी। एक ग्रुप चिकन्स हर जगह दौड़ रहा था। घर गर्म और अच्छे से डेकोरेटेड था और रेफ्रिजरेटर खाने और स्नैक्स से भरा हुआ था। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे स्टॉर्म ने सब बर्बाद कर दिया। ये किसी दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था। जैसे ही मैंने वीडियो भेजा मेरा भाई गुस्से से फट पड़ा। तू इतना सेल्फिश क्यों? तुझे पता है मेरी लाइफ अब कितनी बुरी हो गई है? अभी आ और मुझे ले जा। सेल्फिश? पिछली लाइफ में जब तूने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था तब सेल्फिश कौन था? अब तो क्लियरली दिख रहा है कि तू भी रीइंकारनेट हुआ था। तुझे स्टॉर्म के बारे में पता था और तूने मुझे कभी नहीं बताया। क्या ये सेल्फिश नहीं है? मेरा भाई शायद मेरी काइंडनेस को फॉर ग्रांटेड लेता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि मुझे कैसे रिपे करे। मैं कोई सेंट भी नहीं हूँ। जब तू मुझे फैमिली ही नहीं मानता तो मेरे पास तुझे बचाने का कोई रीजन नहीं है भाई। मैं ही बेवकूफ था जो उस रोशनी में अंधा हो गया। तू मुझे छोड़ नहीं सकता। मैं तेरा इकलौता भाई, हमारा और कोई फैमिली नहीं। तो फिर मर जा, इससे मुझे
मुझे क्या लेना देना। इतना कहकर मैंने कॉल काट दिया। मैं इमेजिन कर सकता था कि दूसरी साइड मेरा भाई कितना गुस्से में होगा। कैमरास के थ्रू मैं उसे देख सकता था कि वो पूरा दिन घर में चीजें तोड़ रहा है, स्पेशली मेरा रूम। अंदर की सब चीजें बर्बाद हो गई थी, लेकिन चीजें तोड़ने से पेट नहीं भरता, चाहे वो कितना भी गुस्सा निकाले सब बेकार था। एक दिन मैंने देखा कि मेरा भाई कुछ ब्रेड ले आया है। डोर कैमरा के थ्रू मुझे पता चला कि ये खाना लू याओ के घर से चोरी किया गया था। लू याओ का पूरा परिवार बाहर गया हुआ था, सिर्फ उसका 6 साल का छोटा भाई घर पर था। मेरे भाई ने उस बच्चे को बेवकूफ बनाकर दरवाजा खुलवाया और फिर उनके घर का सारा खाना चुरा लिया। सर्वेलेंस कैमरा पर यह सीन देखकर मैं जोर से हंस पड़ा। ये सच में डॉग ईट डॉग वाला था, इतना जबरदस्त कि मैं हंसते हंसते मर ही जाता। जैसे ही उनका परिवार वापस आया और देखा कि सारा खाना गायब है, वो गुस्से से पागल हुए, मेरे दरवाजे को पीटने लगे और हर तरह की गालियां देने लगे। मेरा भाई कछुए की तरह अपने शेल में छुप गया, बाहर आने को तैयार नहीं था। मेरा फ्रंट डोर बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे बेस्ट शॉक प्रूफ टाइप का, जो मैंने स्पेशली डेकोरेशन के वक्त चूज किया था। इसलिए चाहे लू फैमिली बाहर 3 दिन और 3 रात तक दरवाजा पीटते रहे और गालियां देते रहे, वो अंदर मेरे भाई को कुछ नहीं कर पाए। ओ मेरे प्यार, मुझे सच में नहीं पता मुझे क्या हो गया था। मुझसे गुस्सा मत हो, अब हमें खाना वापस दे दो। चलो पैचअप करते हैं, ठीक है? जो कुछ मैंने पहले कहा था वो सब गुस्से में था। मैं एक्चुअली अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। हमने शादी का प्रॉमिस भी किया था, क्या तुम भूल गए? दरवाजे के बाहर से लू इबाओ मीठी बातें करते हुए मेरे भाई से बात कर रही थी। पहले मेरा भाई हेजिटेट कर रहा था, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लू याओ 2 पूरे दिन तक ऐसे ही सॉरी बोलती रहेगी और प्रॉमिस करेगी कि वो दोबारा इतनी इंपल्सिव नहीं होगी। मेरा भाई हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखकर मुस्कुरा दिया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो मान रहा है। अगला सीन ऐसा था जो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। जैसे ही मेरे भाई ने दरवाजा खोला, लू याओ के भाई ने, जो बाहर छुपा हुआ था, उसे जोर से पंच मारकर गिरा दिया। आखिर में वो सिर्फ दर्द में अपना सर पकड़कर देख सकता था कैसे उनका पूरा परिवार सारा खाना ले गया। जाते जाते लू याओ के बाप ने मेरे भाई के सर पर जोर से लात भी मारी। क्या चिपकू लड़का है, तुम जैसा आदमी मेरी बेटी से शादी करना चाहता है? सपना देखते रहो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसा आदमी इतना गिरा हुआ हो सकता है। तुमने मेरी चीजें चुराने की हिम्मत भी की, वो मेरा खाना था। लू याओ ने भी मेरे भाई को साइड में धक्का दिया और सारा खाना अपने घर ले गई। धड़ाम, तुमसे मिलना मेरी सबसे बुरी किस्मत है। मेरा भाई 2 दिन तक दरवाजे के सामने बिना हिले पड़ा रहा, जब तक उसमें उठने की ताकत वापस नहीं आ गई। वो झुककर अपने घुटनों को पकड़कर काफी देर तक रोता रहा। अब उसके पास एम्प्लीफिकेशन सिस्टम था, लेकिन वो बेकार था। उसके पास एक टुकड़ा खाना भी नहीं बचा था। अपनी सबसे बड़ी मजबूरी के पल में उसने मुझे कॉल किया, भाई उन्होंने मुझे मारा, बहुत बुरी तरह मारा, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, भाई क्या तू मुझे बचाने आ सकता है? बहुत दर्द हो रहा है और मुझे भूख भी लगी है, पता नहीं उन्होंने मेरी हड्डियां तोड़ दी है या नहीं। अगर ये पहले होता तो मेरा दिल जरूर अपने भाई के लिए पिघल जाता। मैं चाहता कि उसका सारा दर्द मैं सह लूं, लेकिन अब उसकी रोती हुई आवाज सुनकर मुझे जरा सी भी दया नहीं आई। तू इसी लायक है, मैंने कहा और कॉल काट दिया। मैं मुड़कर खेत में गया और मक्का काटने लगा और इसी तरह दिन एक के बाद एक बीतने लगे। मेरा भाई अपने दरवाजे के सामने पड़ा रहा, धीरे धीरे और कमजोर होता गया। उस दौरान काफी लोग वहां से गुजरे और उसे मजबूर किया कि वो एम्प्लीफिकेशन सिस्टम का यूज करके उनका खाना बड़ा करे, चाहे मेरा भाई नहीं चाहता था। कुछ थप्पड़ पड़ते ही उसके पास मानना के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक वो घिसते हुए लू याओ के दरवाजे तक गया, जहां उसका सिर झुक गया और वो मर गया। लू याओ ने दरवाजा खोला, मेरे भाई की लाश देखी और उसे घिन से साइड में लात मारकर हटा दिया। उसकी जिंदगी या मौत की उससे जरा सी भी परवाह नहीं थी और 2 साल बीत गए। तेज बारिश ने नीचे के फ्लोर्स को डुबा दिया था, लेकिन जैसे मैंने अपनी पिछली लाइफ में देखा था, हमारे फ्लोर को कोई खतरा नहीं था। फ्लड के खत्म होने से कुछ महीने पहले लू याओ का परिवार मार दिया गया। उनके परिवार की नेबरहुड में पहले से ही बुरी रेपुटेशन थी और उन्होंने मेरे भाई के दम पर गलत तरीके से पैसा भी कमाया था, इसलिए पहले से ही लोग उनसे नफरत करते थे। बारिश के खत्म होने से पहले के कुछ महीनों में सबके पास खाना खत्म हो गया था, लेकिन किसी ने, पता नहीं कौन, रेजिडेंस चैट में मैसेज भेजा कि लू याओ के घर में अभी भी बहुत सारा खाना है। इसलिए काफी लोग हथियार लेकर ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज हो गए। वो उनके दरवाजे पर गए, पीटते हुए और गाली देते हुए, और उनसे डिमांड किया कि वो अपना खाना दे दे। लू याओ के परिवार ने ना सिर्फ मना किया बल्कि सबको इंसल्ट भी किया। इससे सब लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए। कई ग्रुप्स ने डिसाइड किया कि वो बारी बारी उनके दरवाजे को पीटते रहेंगे। दिन रात आवाज बंद नहीं हुई और आखिरकार 4 दिन बाद लू याओ के घर का मेन डोर टूट गया और उनके घर का सारा खाना लूट लिया गया। पूरा परिवार जमीन पर बैठकर रोता रहा। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उनके लिए आखिरी कुछ महीने सरवाइव करना इम्पॉसिबल था। नेबरहुड में हर जगह केओस था, जबकि मैं अपनी छोटी सी फार्म पर आराम से खा पी रहा था और मैंने 5 किलो वेट भी बढ़ा लिया। मैं आखिरी पल तक टिक गया। मेरे फोन पर न्यूज आई कि बारिश खत्म हो गई है। सूरज आखिरकार घने बादलों के हजारों लेयर्स को चीर कर बाहर आ गया। एक चमकदार सुनहरी रोशनी जमीन पर पड़ी जो एक नई उम्मीद लेकर आई। मैं खेत में मक्का के लिए जमीन जोत रहा था जब मुझे अपने शरीर में एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। मेरा शरीर जो छोटा हो गया था अचानक बड़ा होने लगा और मैं अपने नॉर्मल साइज में वापस आ गया। मेरे पैरों के नीचे फार्म और घर अब बहुत छोटे लग रहे थे। मैंने अपने फोन से सीक्रेट रूम ओपन किया और घर को बिखरा हुआ देखा। कितनी अजीब बात है, सिर्फ मैं ही अपने नॉर्मल साइज में वापस आया था, बाकी सब चीजें अभी भी अपने ओरिजिनल साइज में ही थी। शायद इसीलिए क्योंकि एम्प्लीफिकेशन सिस्टम और रिडक्शन सिस्टम थोड़े अलग हैं। वैसे भी ये सिस्टम अपने आप में ही काफी मैजिकल चीज है। मैं बड़े विंडो के पास खड़ा हुआ था
और डिजास्टर सर्वाइवर्स को एक एक करके अपने घरों से बाहर निकलते हुए देख रहा था।